गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ में आज इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत में आज खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोदी वंश के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इन सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को कीजिए लाइक। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हुए इतिहास के, 9 हुए हैं भूगोल के और करंट अफेयर्स के 8 किए हैं। सफलता प्रैक्टिस सेट हमने लगभग 19 किए हैं। आप इन सबको देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। इनके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टारगेट सरकारी नौकरी के ही नाम से है। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल है। खिलजी वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? किसी भी वंश के बारे में पहला प्रश्न जो आपको याद रखना होता है, उसका संस्थापक या उसका प्रथम शासक और उसका अंतिम शासक आपको ज़रूर याद रखना होता है। और किसी भी डायनेस्टी में, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक में, किसी भी वंश, किसी भी डायनेस्टी में कोई एक ऐसा शासक जरूर होता है जिसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए होते हैं उस वंश के लिए, तो जिस पर खासकर प्रश्न तैयार किए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। चलिए इस पहले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हुआ गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। और गुलाम वंश का शासन चला था दिल्ली सल्तनत के अंदर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के अंतिम 2 शासक, इसमें एक हुआ कैकुबाद जब यहाँ पर रूल कर रहा था, तो इस समय जो है एक तुर्क व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक फिरोज खिलजी। इसी को बाद में जलालुद्दीन खिलजी कहा गया। इसी ने जो है इस कैकुबाद को यमुना में फेंकवा दिया था। इसके बाद में क्यूमर्स बनता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, और मलिक फिरोज जो है इस क्यूमर्स की हत्या करके यहाँ एक नए वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश जिसे हम कहते हैं। तो 1290 ईस्वी में ये क्या करता है, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम कहते हैं खिलजी वंश। तो इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। इसी का नाम आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी मिलता है। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेकों राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। जलालुद्दीन खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था, और ये भतीजा इसका दामाद भी हुआ करता था। इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश का अगला सुल्तान बन जाता है। और जैसे ये सुल्तान बनता है तो इसने बहुत सारे अटैक्स किए उत्तर भारत की अलग अलग जगहों पर, और दक्षिण भारत में भी। लगभग दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर जिस पर इसने अटैक किए, सब पर इसने विजय प्राप्त की थी और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद इसको ऐसा लगता था कि इसने सारी जहां को जीत लिया है, पूरी दुनिया के एरिया को कैप्चर कर लिया है, जैसे किया था पहले कभी सिकंदर महान ने। तो इसको जो है कहा गया कि ये क्या है, दूसरा सिकंदर है, यानी सिकंदर सानी है। सवाल आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि इनमें से किसको सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की संज्ञा या उपाधि मिली हुई है? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर देखिए, दिल्ली का वो पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत के अनेकों राज्यों पर विजय प्राप्त की, ये था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसने मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम को लागू किया था, यानी बाजार में जो दैनिक या दिनचर्या की जो भी वस्तुएं होती हैं उनके प्राइस इसने मूल्य निर्धारित कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। इसके ऊपर उस निर्धारित मूल्य से ऊपर वो वस्तुएं नहीं बेची जाती थी। एक तरीके से इसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। इसके टाइम पीरियड में वस्तुओं की जो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं डेली, उन वस्तुओं का मूल्य इसने इतना कम कर दिया था, कोई भी इसमें जो इसकी प्रजा थी आराम से, प्रजा या सैनिक जो भी हुआ करते थे वो आराम से गुजारा कर सकते थे इसमें। तो इसने ये डिसाइड कर दिया, ये पॉलिसी बना दी कि जो सरकार तय करेगी, सरकार मतलब जो खिलजी वंश या जो भी शासन चल रहा है, जो राजा शासन चला रहा है, यानी खिलजी के द्वारा जो तय कर दिए गए हैं मूल्य, सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य सूची पर ही जो है कोई भी वस्तु बेची जाएगी। तो ये किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म था। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे और जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने
मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम था ये। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी उतने दक्षिण के अभियान किए थे, उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका सेनापति कौन गया था बन करके? अगर आप इसकी उत्तर भारत के विजय अभियान देखोगे तो इसने जब गुजरात पर अटैक किया था 1298 से 99 ईस्वी में, यहाँ पर एक शासन जो चल रहा था वो रायकर्ण का शासन था। जब इस पर अटैक किया गया, गुजरात पर अटैक जो किया था ये दो दिशाओं से करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अभियान के लिए दो तरफ से सेनाएं भेजी थी। एक तरफ तो सिंध की ओर से भेजा था किसको? उलूग खां को, और राजपूतों के मार्ग से भेजा था किसको? नुसरत खान को। दोनों इसके सेनापति थे। तो जो गुजरात का शासक था रायकर्ण, इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाता है और ये भाग करके देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ पर शरण ले लेता है रायकर्ण। और यहीं पर जब ये गुजरात अभियान की सफलता होती है या फिर जब गुजरात विजय होती है, तो यहीं पर एक खंबात का बंदरगाह है गुजरात में। खंबात के बंदरगाह पर ये लोग अटैक करते हैं। कौन? नुसरत खान। और यहीं पर उन्हें एक किन्नर मिलता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर को नुसरत खां जो है 1000 दिनार देकर के ख़रीद लेता है, एक तरीके से गुलाम हुआ करता है। तो एक सवाल आया आपकी परीक्षा में कि 1000 दिनारी इनमें से किसको कहा जाता है? आंसर होगा मलिक काफूर को ही कहा जाता है 1000 दिनारी। और ये मलिक काफूर बहुत ही ज़्यादा वफादार हुआ करता है और इसको अलाउद्दीन के लिए भेज दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने दक्षिण के जितने भी अभियान करता है, सभी अभियानों का प्रमुख सेनापति बनाता है मलिक काफूर को, और वो सारे अभियान जीत लेता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। राज्य द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली एक राज्य के द्वारा वेतन प्राप्त करने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे विशाल सेना की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? हमने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे, उसमें जैसे सैन्य सुधार भी शामिल है। इसने अपनी स्थायी सेना की व्यवस्था कर रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी, जो उसकी हमेशा उसकी राजधानी में ही तैनात रहती थी। तो इसकी सेना में जो सैनिक होते थे वो योग्यता के आधार पर ही भर्ती किए जाते थे, ना कि किसी वंश से हो या किसी जाति के आधार पर। इसने एक सैनिकों का हुलिया बनवाता है ये, ताकि उनकी पहचान रह सके। और जो उनके घोड़े हुआ करते थे उन पर एक दाग बनवा दिया करता था, जिससे घोड़े की और घोड़े के मालिक की पहचान हो सके और युद्ध में उनको जाना हुआ करें। अपनी जगह पर कोई सेना में जो भर्ती हुआ है किसी और व्यक्ति को भेज दिया करते थे, खुद बच जाते थे ऐसे जो सेना में भर्ती हुआ करते थे और उनकी सैलरी उठाते रहते थे। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी सैनिकों के अपने स्केच बनवाए और उनके घोड़े पर एक दाग लगवाया, जिससे उस किस क्षेत्र का वो घोड़ा है, किस क्षेत्र का वो व्यक्ति है, वो सैनिक है, उस सेना में भर्ती होने के लिए ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया था। और इसी ने जो है स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग आर्मी। विशाल सेना का स्थापना इसने कर दी थी। तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप यानी पैमाइश को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद और मुकद्दम को भी भू राजस्व देने के लिए कहा, जिस तरह से आम जनता देती थी? अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जो सुधार है वो भूमि की माप करवाना था। ये भूमि की माप करवाई थी इसने, और भूमि की मापन को इसने मसाहत कहा। जो भूमि का मापन इसने करवाया, मेजरमेंट, उसको मसाहत बोला गया। इसने क्यों करवाया था भूमि की माप का? उद्देश्य इसका ये था कि इसके विजित क्षेत्र पर, जो इसने क्षेत्रों पर कब्जा किया है, जो जीते हैं, उस भूमि पर कितनी भूमि ऐसी है जिस पर कृषि होती है, खेती की जाती है, और इसके राज्य का वास्तविक उपज कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, इस बात का भी ख्याल रखता था ये। तो इसका नाम होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, घरी अथवा जिसको हम बोलते हैं, ये एक टैक्स है, घरी टैक्स, इसको बोलते हैं गृह कर। हाउस टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन के समय में जो टैक्स हुआ करते थे उन पर बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई थी। इसने क्या किया, अपनी सल्तनत में अलाउद्दीन ने गैर मुस्लिमों पर जो है 4 प्रकार के टैक्स लगा रखे थे। एक तो उसमें था जजिया टैक्स। चारों टैक्स के नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। तो इसने जजिया टैक्स तो सबसे पहले भारत में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और इसने भी लगाया था।
और इसने खराज नाम का एक टैक्स था, इसको भूमि कर कहते हैं। एक घरी कर नाम का टैक्स था, इसको गृह कर बोलते हैं। एक चरी, तो घरी और चरी टैक्स किसके द्वारा लगवाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ये प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। तो ये घरी जो होता है गृह कर होता है, और चरी होता है चारगाह कर। इसमें जो है दुधारू पशुओं पर लगाया गया था ये। चरी मतलब जैसे जो सरकारी ज़मीनें होती थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के एरिया होते थे, उसमें अगर कोई कोई दुधारू पशु चर लेता है उस ज़मीन को, तो वो टैक्स उस व्यक्ति पर लगाया जाता था जिसका वो पशु चर रहा होता है उसकी ज़मीनों पर। तो ये किया था किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी का था। ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था? हमने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में काफ़ी सारे अभियान किए थे, दक्षिण भारत में काफ़ी सारे अभियान किए थे जिस पर उसने विजय हासिल की थी। एक ऐसा ही अभियान है इसका, चित्तौड़ का अभियान, जो 1303 ईस्वी में इसने किया था। तो ये चित्तौड़ के अभियान को करता है। चित्तौड़ का अभियान इसने 1303 ईस्वी में किया। चित्तौड़ पर जब ये अटैक कर देता है तो वहाँ के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। एक्चुअली जो चित्तौड़ पर इसने अभियान किया था वो रानी पद्मिनी की वजह से किया था, जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और जो एक आपने मूवी देखी है पद्मावत, वो पद्मावत मूवी इसी चित्तौड़, सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़ विषय पर ही आधारित है पूरी। यह चित्तौड़ अभियान पर आधारित है पूरी मूवी। और इसको लिखा था किसने? पद्मावत आपने को उपन्यास सुना होगा। इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसी में चित्तौड़ अभियान के बारे में लिखा हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है ये। तो चित्तौड़ पर ये अटैक करके राणा रतन सिंह को हरा देता है और विजय कर लेता है इसको। और यहाँ पर जीतने के बाद में ये क्या करता है, अपने बेटे खिज़र खान को यहाँ पर शासक नियुक्त कर देता है चित्तौड़ में। और ये खिज़र खान के नाम पर ही इस चित्तौड़ का नाम ये बदल देता है, इसको खिजराबाद कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़। दीवाने रियासत का क्या कार्य हुआ करता था? दीवाने रियासत का क्या कार्य हुआ करता था? जो सामान था अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए, यानी उस सामान के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण के लिए दिल्ली में कई प्रकार के बाज़ारों की व्यवस्था की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसमें जैसे कपड़ों के लिए जो बाज़ार था या कपड़ों का व्यापार जहाँ होता था उसको कहा जाता था सराय अदल। तो ऐसे ही अलग अलग मार्केट्स थे इसके। तो दिल्ली आकर जो भी व्यापार करने के लिए आते थे व्यापारी, उनको दीवान रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। और बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर रियासत नाम का एक अधिकारी करता था। तो सदर रियासत अधिकारी होता था किसका? दीवान रियासत का। दीवान रियासत का क्या काम हुआ? जो भी व्यापारी आते हैं उनके जो नाम वगैरह दर्ज करने का कार्य, यानी एक तरीके से व्यापारी वर्ग पर कंट्रोल करने का कार्य किसका हुआ? दीवान रियासत का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन ने 1307 ईस्वी में अटैक किया था किस पर? देवगिरी पर। और यहाँ का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को ये पराजित कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, हमने कहा था कि दक्षिण भारत के अभियानों में ये किसको भेजा करता था? मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर को ये देवगिरी पर अटैक के लिए भेजता है। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित करके उसको वो दिल्ली भेज देता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? मार्केट रिफॉर्म्स किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। 1306 ईस्वी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में कौन सी नदी थी जो सीमा बनाती थी? तो इसको याद रखिएगा, ये सिंधु रिवर, इंडस नदी थी। खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। और अब देखिए तुगलक वंश में जो है मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठता है? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? नासिरुद्दीन खुसरो। नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये संस्थापक बना किसका? तुगलक वंश का। ये क्या हुआ? फाउंडर हुआ। 1320 में स्थापना कर देगा किसकी? तुगलक वंश की। और 1320 में ही गद्दी पर बैठ जाएगा। ऑप्शन डी गलत। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। तो 1320 में तो ये गद्दी पर कौन बैठता है? ये गयासुद्दीन तुगलक बैठता है। अगला देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में 1320 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है ये। और इसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में।
जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा, जिसका नाम था जौना खां, इसका नाम था जौना खां, और इस जौना खां ने ही उपाधि धारण की थी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। ये बैठेगा 1325 ईस्वी में गद्दी पर, तो ये याद रखना। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, इसने अपने शासन में जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स करवाए थे। इसने भी शासन संबंधी बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। 5 प्रमुख शासन संबंधी योजनाएं थी जिनका उल्लेख किया जाता है, और वो पांचों फेल हुई थी। तो सबसे फेल शासक माना जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, बहुत दूरदर्शी था, बहुत आगे की फ्यूचर की सोच करके ही जो है अपनी योजनाओं को, स्कीम्स को तैयार करता था। लेकिन इसकी जनता उनको नहीं समझ पाती थी। एप्लीकेशन के बाद में उनका कोई अर्थ नहीं निकलता था, सिर्फ असफल योजनाएं ही हुई इसकी। उनमें से एक इसका था दिल्ली से दौलताबाद इसकी राजधानी परिवर्तन करने का जो डिसीजन था। पहले इसकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली में शासन कर रहा था ये, और दिल्ली से ही लगभग 700 मील की दूरी पर था देवगिरी। देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था ये। इसी ने देवगिरी का नाम चेंज किया था, और देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद किया था। देवगिरी के भौगोलिक महत्व के कारण इसको राजधानी चुनता है ये अपनी, और ये पहला डिसीजन अपना दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन कर लेता है, लेकिन ये फेल हो जाता है एक तरीके से। ये किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था ये। इधर जो है दिल्ली पर मंगोलों के अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, और उस वक्त विदेशी आक्रमण को रोकना संभव नहीं था, क्योंकि ये दौलताबाद आ चुका था वहाँ से दिल्ली को छोड़ करके। तो यहाँ एक सबसे बड़ी भूल होती है इसकी। 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को ये वापसी से दिल्ली, मतलब दौलताबाद से दिल्ली वापस आ जाता है। पहले जाता है दिल्ली से दौलताबाद, जब उसको गलती का एहसास होता है तो ये वापस दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है। मोहम्मद बिन तुगलक था ये व्यक्ति। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगला शासक बनता है 1351 तक था। 1351 तक था मोहम्मद बिन तुगलक। के बाद में आता फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में। और इसकी हम बात करें किसकी? फिरोज शाह की आत्मकथा की। इसको कहा जाता है फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही। तो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तो लेखक कौन होगा इसका? वो खुद ही होता है। जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं, जो आत्मकथाएं होती हैं, उसको व्यक्ति स्वयं लिखता है। जैसे आप अपने बारे में स्वयं लिखने लगें तो वो लिखा हुआ आपका कहलाएगा कि वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के बारे में लिखता है तो वो आपकी बायोग्राफी कहलाती है, जीवनी कहलाती है। निम्नलिखित शासकों में से वो कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। इसके टाइम पीरियड में देखो, निज़ामुद्दीन औलिया के समय में जो गयासुद्दीन तुगलक था, वैसे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा क्यों हुआ? जो गयासुद्दीन तुगलक था उस समय इनके समकालीन हुआ करते थे प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया। इन दोनों के अच्छे संबंध नहीं थे। बंगाल विजय के बाद जब ये वापस लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो निज़ामुद्दीन औलिया के पास ये संदेश भिजवाता है कि सुल्तान के आने से पहले पहले दिल्ली सल्तनत को छोड़कर कहीं और चले जाइए। निज़ामुद्दीन औलिया को बोलता है, और औलिया इस पर कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। और जब वो आता है वापस, सुल्तान आ रहा होता है गयासुद्दीन तुगलक, उसको जो है दिल्ली में पहुंच भी नहीं पाता है, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। किसने कहा था? ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? दो प्रश्न छिपे हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जो समकालीन इतिहासकार हुए जिन्होंने इन शासकों के बारे में लिखा है, या जिस सोर्स से हम पढ़ते हैं इतिहास को अपने, तो समकालीन इतिहासकार लिखते हैं जो फिरोज शाह तुगलक था उसको मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया। फिरोज शाह तुगलक को कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उसके जो आर्थिक सुधार इसने किए थे, उस आर्थिक सुधार जो इसने किए थे उसमें इसकी राज्य की स्थिति बहुत मजबूत हुई थी, और जो इसके कल्याणकारी कार्य थे उससे इसके सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी और ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर इसको फिरोज शाह तुगलक को कंपेयर करोगे आप किससे? अकबर से, जो मुगल काल में होगा। इन दोनों के कार्य या जो नीतियाँ थी वो एक जैसी लगती हैं, सिमिलर लगती हैं। तो एल्फिंस्टीन ने कहा था
फिरोज को सल्तनत युग का अकबर। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को। तो सल्तनत युग का अकबर कहलाया फिरोज शाह तुगलक, और यही मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान भी था। निम्नलिखित में से किस नगर या किन नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था? तो इसमें देखिए, जो फतेहाबाद है, ये नगर को बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज़ाबाद को बनाया था, जौनपुर को बनाया था, हिसार को बनाया था, फिरोजपुर को बनाया था। ठीक है, तो इसमें फैज़ाबाद को इसने नहीं बनाया था। अब ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 1, 2, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसकी मृत्यु पर बदायूंनी ने ये कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये भी बहुत फेमस एक कोटेशन या कह लीजिए इसको, एक स्टेटमेंट है जो दिया जाता है किसके परिप्रेक्ष्य में? इसमें बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। उसने 5 ऐसी योजनाएं बनाई थी जिसमें हम एक के बारे में जिक्र कर चुके हैं। उसने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, जिसकी वजह से इसकी जनता को काफ़ी परेशानी हुई थी। 700 मील के डिस्टेंस ट्रैवल करके ये लोग गए थे। आने जाने में ही इनकी हालत ख़राब हो गई थी और स्टेबल नहीं रह पाता। दिल्ली में अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि इसने गलत किया है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को शिफ्ट करके। और इसने क्या किया था? अगले जो 5 शासन संबंधी योजनाएं थी उसमें कौन सी थी? एक दोआब में, दोआब वाले एरिया में जो है इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। दोआब वो क्षेत्र होता है 2 नदियों के बीच का, एक फर्टाइल लैंड को हम बोलते हैं। जैसे 2 रिवर्स जा रही हैं, ठीक है, ये 2 रिवर फ्लो हो रही हैं, ठीक, तो इन रिवर के बीच में जो ये लैंड एरिया है इसको बोलते हैं दोआब। तो ये फर्टाइल एरिया होता है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसने ऐसे एरिया जहाँ जहाँ थे उस पर क्या है, टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। और टैक्स इसने इसलिए बढ़ाया था क्योंकि इसका जो राजकोष था उसमें पैसा ही नहीं था इसके पास में, यानी सल्तनत में पैसे की कमी हो गई थी। पैसे की कमी क्यों हुई थी? इसने एक अभियान किया था खुरासान पर अटैक के लिए। इसने एक आर्मी तैयार की थी और इसने जो है इस सैनिक अभियान के लिए इसने एक बड़ी सेना तैयार की थी। लगभग 3,70,000 सैनिक उसमें थे और इसने उन सैनिकों को पूरे 1 साल का जो वेतन था पहले एक बार में ही दे दिया था। ऐसा नहीं था मंथली दिया हो, 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया था। इससे इसका राजकोष खाली हो गया। और बाद में जब खुरासान पर अटैक करने वाला था, जिस अटैक के लिए इसने पैसा खर्च किया अपने सैनिकों पर, अपनी सेना पर, वो खुरासान पर अटैक भी नहीं कर सका क्योंकि खुरासान पर उस समय जो है किसी दूसरे शासक या वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन आ जाने की वजह से ये वहाँ नहीं गया। इसको ये अभियान टालना पड़ा। तो ये अनसक्सेसफुल होता है, असफल योजना होती है खुरासान पर अटैक करने की इसकी। ऐसे ही कराचील पर एक सैनिक अभियान करता है। तो कराचील ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर एक तरीके से ठंड के मौसम के कारण इसके काफ़ी सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। केवल 3 ही सैनिक बचे थे और एक तरीके से सब मर ही गए थे उसमें। तो ये कराचील अभियान, खुरासान अभियान और इसका दोआब क्षेत्र में वृद्धि करना, टैक्स में वृद्धि करना, राजनीतिक जो राजधानी परिवर्तन है, 4 ये हो गए। ये चारों असफल हुए और इसने सांकेतिक मुद्रा का भी चलन कर दिया। इसने सांकेतिक मुद्रा का जो चलन किया था, तो घरों घरों में लोग क्या करते थे, उसमें कांसे के सिक्के चलाए थे। तो हर लोगों के पास में बर्तन वगैरह हुआ करते थे कांसे के, तो उन लोगों ने क्या किया, बर्तनों से ही अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए अपने घरों में। तो सबके घरों में टकसालें सी खुली हुई थी एक तरीके से, बहुत ज़्यादा अब सबके घरों में ये पैसे कॉइन्स आ गए थे। तो ये भी एक तरीके से फेलियर ही हुआ। तो इसकी जनता बहुत परेशान हो जाती है। जनता को नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहता है ये, इसको खुद भी ये समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है। जब इसकी मृत्यु हुई थी 1351 में, एक विद्रोह को दबाने के लिए, इसके टाइम में बहुत विद्रोह हुए, सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के टाइम पे हुए थे। विद्रोह के दबाने के लिए जब ये जा रहा था दक्षिण भारत में, तो थट्टा नाम की जगह पर 1351 में, यहाँ वर्ष लिख देते हैं, 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने के लिए ये थट्टा यानी सिंध जाते समय ये बीमार पड़ जाता है रास्ते में और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये सारी बातें मोहम्मद बिन तुगलक की थी। जब इसकी मृत्यु होती है तो इस पर इतिहासकार टिप्पणी करते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कोई भी सेटिस्फाई नहीं थी इसकी प्रजा, क्योंकि इसके जो डिसीजन थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहे थे, सब असफल ही हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर अटैक किया था? चलिए इसी प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे कल के इसके अगले पार्ट में, क्योंकि इसमें अभी लोधी वंश है और काफ़ी सारे जो शासक हैं, सुल्तान हैं, उन पर प्रश्न बचते हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज स्टडी है ये आपकी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।